स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग संख्या तथा संख्या पद्धति के बारे में कुछ और जानेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वह है संख्याओं पर आधारित कुछ गुण। ठीक है, संख्याओं के कुछ गुण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला जो इसमें आपको गुण है वह क्या है कि किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर प्राप्त संख्या या गुणनफल बोल लीजिए दी हुई संख्या ही होती है। सबसे पहले समझते हैं गुणनफल क्या होता है। गुणनफल आपका जब आप किसी भी संख्या को या दो संख्याओं या तीन संख्याओं या चार संख्याओं को गुना करने पे जो आपका रिजल्ट आता है या जो आपको गुना करने के बाद प्राप्त होता है, जैसे आप 2 गुना 2 करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? 4। ठीक है, तो यह 4 क्या है? आपके गुना करने का फल है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? गुणनफल। ओके, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर क्या होती है? आपको दी हुई संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, आप कोई भी संख्या ले लो, संख्या मतलब 1 से लेके 1 से बड़ी कोई भी संख्या, जीरो को हम संख्यात्मक संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जीरो को भी 1 से गुना करो तो आपको क्या प्राप्त होता है? 1 गुना जीरो भी करो तो आपको क्या? जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह आप इसके लिए भी लागू कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 5 गुना 1, तो आपको क्या प्राप्त होता है? 5 ही प्राप्त होता है। 5 में कितनी बार ही आप 1 गुना करो, 1 बार करो या 2 बार करो या 1000 बार करो, आपको रिजल्ट कितना आएगा? 5। क्यों? क्योंकि यह रूल है कि किसी भी संख्या में 1 गुना करने पर क्या आता है? आपका गुणनफल वही दी हुई संख्या आती है। ऐसे ही आप अगर जो 1000, ठीक है, से गुना 1 करो या आप 80 से गुना 1 करो, ठीक है, सबका रिजल्ट क्या हुआ आएगा? दी हुई संख्या ही आएगी। दी हुई संख्या क्या है? यहाँ पे 1000 या 1000 है, आगे क्या है? 80 है। समझ में आ रहा है? तो आपका पहला नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या से 1 गुना करो तो प्राप्त संख्या या गुणनफल दी हुई संख्या ही आएगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब सेकंड टाइप को देखते हैं, इसके सेकंड गुण को देखते हैं। यहाँ देखिए, सेकंड रूल आपका है या सेकंड गुण बोल सकते हैं आपका है कि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर जीरो ही प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या हो, 1 हो, 0 हो, 10 हो, 1000 हो या आपका इससे ज्यादा हो, ठीक है, 10,000 लिख लो। ठीक है, कोई भी संख्या हो, आप अगर इसमें क्या कर रहे हो? जीरो गुना कर रहे हो, ओके, तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होने वाली है? जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसका जो आपको गुणनफल मिलेगा वह क्या मिलेगा? जीरो मिलने वाला है। ओके, सबका रिजल्ट जीरो, चाहे वह आप 80 में करो, 88 में करो या 99 में करो। ठीक है, अगर आप जीरो गुना किए सब में तो आपको जो गुणनफल मिलेगा वह क्या प्राप्त होगा? जीरो ही। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करिएगा? अपने से समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें आपने जीरो से गुना कर दिया तो आपको जो गुणनफल आएगा वह क्या आएगा? जीरो ही प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट अब रूल देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आपका गुण जो है वह क्या है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देने पर भागफल दी हुई संख्या ही होती है। देखिए अच्छे से समझिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसको हम अगर 1 से भाग दे रहे हैं, ये बटे का साइन होता है। बटे का मतलब क्या होता है? भाग देना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, ठीक है, वह क्या आता है? आपको दी हुई संख्या ही आती है। ओके, देखिए इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मान लीजिए आप 8 को 1 से जब भागा देते हो तो भाग देने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप जैसे 8 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखोगे जिसमें आपको 1 गुना करने पे आपका 8 आ जाए। ठीक है, अब किसी संख्या में 1 गुना करते हैं तो आपने क्या पढ़ा कि जो दी हुई संख्या होती है वही प्राप्त होती है।
मतलब अगर यहाँ 5 होगा तो गुना 1 करके 5 ही आएगा। तो क्या गुना करेंगे जो यहाँ पे 1 गुना करने पे 8 आ जाए, यहाँ पे आपको 8 गुना करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आपका क्या भागफल हो जाएगा। ओके, तो आपका 8 भागफल आएगा और यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, चाहे वह 8 हो, 88 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, या क्या लिख लीजिए, 10,000 लिख लीजिए। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। कैसे, यहाँ देखिए, 1 से मान लीजिए जीरो में भाग दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिससे 1 गुना करने पे आपका कितना है, जीरो। और किसी भी संख्या में जीरो गुना करने पे आपको क्या आती है, प्राप्त आपको जीरो आती है। तो 1 में कितना गुना करना पड़ेगा, जीरो आपको गुना करना पड़ेगा, तभी आपको जीरो प्राप्त होगी। ठीक है, किसी भी संख्यात्मक संख्या, एक ही नहीं 9 ले लो आप, या कोई भी संख्या हो, अगर आप जीरो गुना कर रहे हो तो पिछले रूल में देखा क्या आपको प्राप्त होती है, जीरो ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको क्या, एक में ऐसा क्या गुना करोगे कि जीरो आपको प्राप्त हो, जीरो से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भागफल क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रहा है? वैसे ही 10,000 में आप भाग दोगे 1 से तो यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 गुना 1 10,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका 10,000। समझ में आ रहा है? तो कोई भी संख्या हो, अगर आप 1 से गुना करो उसमें या भाग दो, आपको जो दी हुई संख्या है वही प्राप्त होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका गुण क्या है कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल जीरो ही प्राप्त होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो में किसी भी संख्या से, यहाँ कोई भी संख्या लिख लीजिए, अगर आप भाग दोगे तो क्या आपको जीरो ही प्राप्त होगा। या इसको आप और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप जीरो को भाजक बना के आप कोई भी संख्या से जीरो में भाग दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। क्या, भागफल। समझ में आ रहा है? क्यों, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ हम 8 से भाग दे रहे हैं जीरो को। ठीक है, यहाँ पे 8 से हम जीरो को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे भागफल जो आप लिखते हो, क्या लिखते हो, एक ऐसी संख्या जिसको किसमें, 8 में या भाज्य में गुना करने के बाद, क्या करने के बाद, गुना करने के बाद आपको क्या प्राप्त हो, आपकी जो भाज्य लिखी हुई है या जीरो प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे आप 9 में 3 से भाग दे रहे हो तो यहाँ पे क्या करते हो, 3 लिखते हो, और 3 गुना 3 क्या, 9 आ गया, आपको कैंसिल हो गया या जीरो शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, 3 से एक ऐसी संख्या, कौन सी संख्या, यहाँ पे 3 गुना किए हैं। ठीक है, तो 3 से एक ऐसी संख्या गुना करना होता है जिससे आपका ये जो बीच में लिखा हुआ है या जिसको भाग दे रहे हैं, यहाँ 9 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो वो वह संख्या मेरी पूरी पूरी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना 3 करने पे 9 आ जा रहा है आपका। तो यह 3 कैसे हुआ, आपको पता कैसे चला, क्योंकि आप 3 में 3 से गुना करोगे तो आपका कितना, 9 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ को 8 को आप किससे, एक ऐसी संख्या से गुना करना होगा जिससे आपका जीरो प्राप्त हो। ठीक है, तो आपको 8 को किससे, जीरो से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर आपको जो गुणनफल आता है वह जीरो आता है। तो किससे गुना करना पड़ेगा, जीरो से। तो आपको भागफल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको क्या निकल रहा है, यहाँ भी तो भागफल आपका जीरो निकल रहा है। वही तो इसका मतलब है। समझ में आ रहा है? देखिए, अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि जीरो या किसी भी अन्य संख्या को जीरो से भाग देने पर भागफल अनंत आएगा। क्या बोला जा रहा है, जीरो या किसी भी अन्य संख्या को, यहाँ देखिए, जीरो बट्टे जीरो, या आप 9/0 या 11/0, कुछ भी ले लीजिए, आपका जो भागफल आएगा वो इन्फिनिटी, ये सिंबल या संकेत होता है इन्फिनिटी का, या उसको हिंदी में अनंत कहते हैं, या आप बोल सकते हैं मान्य या
मान्य नहीं है बोल सकते हैं या अमान्य बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम इन्फिनिटी, अमान्य, अनंत क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको तर्क को समझिए अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 में आप किससे भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, भागफल मैंने क्या बताया आपको, भागफल ऐसी संख्या होती है जिसको क्या आप भाजक में या यहाँ पे 0 में गुना करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या आ जानी चाहिए, 9 आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने रूल क्या पढ़ा है कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो कुछ भी कर लो आप, 9 तो प्राप्त होना नहीं है, तो आप भागफल तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो या तो अमान्य हो सकता है, या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप 9 लिखो, 10 लिखो, 11 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 9 में भाग दे रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या 4 गुना 3 12 हो जाएगा यहाँ पे। और आप आगे भाग के नियम में पढ़ोगे कि यहाँ पे हम भाज्य से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ आप कोई भी संख्या 9 लिखो, 10 लिखो, 11 लिखो, 1000 लिखो, ठीक है, या 10,000 लिखो या 1 करोड़ लिखो, कोई भी संख्या को यहाँ लिखने के बाद आपको क्या हो रहा है, 0 में गुना करने के बाद यहाँ 0 ही आ रहा है, जो कि आपका 9 से कम है। इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू है आप कोई बता नहीं सकते हो कि कौन सा वैल्यू होगा भागफल। समझ में आ रहा है। आप 9 बोलिए, 1 बोलिए, 10 बोलिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से यह अनंत हो जाता है। क्या, कि कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। अनंत का मतलब होता है जहां तक आप नहीं पहुंच पाओ या जिसका अंत ना हो, ठीक है। अनंत किसको कहते हैं, जिसका अंत ना हो। अब आप सबसे लास्ट अंतिम संख्या निकाल पाओगे कभी, आप बोलोगे 1 अरब, तो 1 अरब से 1 जोड़ दोगे तो एक नया संख्या बन जाएगा। उसमें अगर 1 खरब बोलते हो तो उसमें एक और संख्या जोड़ोगे तो एक नया संख्या बन जाएगा। तो अंतिम आपको अंक क्या होगा या आपको संख्या क्या होगा, कोई भी पता नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी रखें तो क्या आपका 0 आ जाएगा गुना करने के बाद, और 0 आपका क्या वैलिड है। आप भाग का नियम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्थान पे या तो आप 9 रख सकते हो या इससे कोई छोटा संख्या लिख सकते हो, ठीक है। तो आप भागफल कुछ भी लिखिए, यहाँ तो छोटा ही आ रहा है, तो हर एक संख्या के लिए ये वैलिड है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ 4 लिखने के बाद ये हम गलती बता दिए, क्यों, क्योंकि ये 12 9 से बड़ा लिखा गया, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा कहीं नहीं आएगा, इसलिए इसका आप अनंत भी आंसर बोल सकते हो। ओके, अब देखिए एक और केस है, 0/0 हम कैंसिल करके 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये भी पूछ सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप 0 को 0 से भाग दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो आपने बोला कि कैंसिल 1 से कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ बताइए 1 का मतलब क्या हो रहा है, कि 1 को 0 से गुना करने के बाद आपका ये यहाँ जो संख्या है 0 यह प्राप्त हो जाए, यही मतलब है। अब देखिए आप यहाँ 1 से कैंसिल कर दिए या कटा दिए, ठीक है। आप बताओ मेरे को, यहाँ 2 रखो, 3 रखो, या कोई भी अनंत तक में कोई भी संख्या रखो, हर एक संख्या में 0 गुना होके आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये तो आपको निश्चित नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1 लिखो, 2 लिखो, आप 1 लिख रहे हो, ठीक है, तो 2 क्यों नहीं लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिखे, सब तो इसको भाग दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप तय नहीं कर पाओगे कि वहां क्या लिखना है। इसलिए या तो उसका वैल्यू या उसका मान आप क्या लिखोगे, अमान्य लिखोगे, या आप अनंत लिखोगे, कि कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये तर्क है कि 0 से भाग देने पे आपका क्या, अनंत या इन्फिनिटी उसको क्यों लिखते हैं। ये देखिए 8 को आप उल्टा करके लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी का सिंबल। एक बार फिर से बना देता हूँ, यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी का सिंबल हो गया या अनंत का संकेत हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे ये पार्ट आपका कुछ गुण को हम देख चुके, ठीक है। अब अगले पॉइंट में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं,
संख्याओं के प्रकार के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो संख्याएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उसमें प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं, उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यह क्या होता है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या जीरो को छोड़कर सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, कोई भी वस्तु की आप जब गणना करते हैं, ठीक है, तो या तो आपके पास वस्तु है या नहीं है। तो आप जब वस्तु रहेगी तभी गणना करना शुरू करोगे। तो मिनिमम या कम से कम आपके पास कितना वस्तु रहेगा? एक वस्तु रहेगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे या गणना शुरू करोगे, गिनना शुरू करोगे, तो आप किससे गिनना शुरू करोगे? एक, दो, तीन, चार। आप कभी भी देखे हो 0 1 2 3 4 मेरे पास बिस्किट है? नहीं। आपके पास कितना बिस्किट होता है? अगर हुआ बिस्किट तो आपके पास 1 2 3 4 या जितना तक आपके बिस्किट है उतना तक गिनते हो। ओके? तो क्या बोल रहा है यह कि जीरो को छोड़ के, जीरो को नहीं लेना है नेचुरल नंबर में, ठीक है। क्योंकि जीरो को आप गिनने में, किसी वस्तु को गिनने में आप नहीं प्रयोग में लाते हैं। ओके? तो जीरो को छोड़ के जितनी भी सारी आपकी क्या है, संख्याएं हैं, वह क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक जाइए। फिर आप क्या आगे बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक जाइए। ओके, 1 लाख तक जाने के बाद आप उससे भी आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते अनंत तक, क्योंकि क्या आपकी संख्याएं अनंत है सब, ठीक है। संख्याएं क्या है? अनंत है। आप किसी भी संख्या को बोल सकते हैं कि यह संख्या मेरी अंतिम संख्या है, इसके बाद संख्या नहीं आएगी। नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक जोड़ोगे तो एक नई संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो आप जितना जोड़ते जाओगे इतनी बड़ी संख्या बनते जाएगी, तो ये अनंत तक जाएगा। अंत इसका नहीं मिला, ठीक है। जिसका अंत ना हो वही तो अनंत कहलाता है, ठीक है। अनंत क्या हुआ? जिसका अंत ना हो। तो संख्याओं का कभी भी अंत आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। जितना आगे बढ़ते जाओगे वही अनंत कहलाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोला है? एक से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या हुई आपकी? प्राकृत संख्याएं हैं। ओके, देखिए ये हो गया। अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं, इसके सेकेंड प्रकार पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड टाइप क्या है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। WHOLE नंबर। ओके, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। समझिएगा क्या बोला है? प्राकृत संख्याओं में क्या बोला है? प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 से आगे जाते जाओ कितना तक? अनंत तक, ठीक है। या इसको आप संकेत के रूप में भी दिखा सकते हो, अनंत को किससे? ऐसे करके। ओके, तो क्या बोला है? प्राकृत संख्याओं में जीरो या शून्य मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राकृत संख्याओं में आपको शून्य मिलाने से जो आपको समूह बन रहा है, अब उसको क्या कहते हैं? उसको आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से 1 2 3 4 5 6 आगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक या अनंत तक जाएगी। समझ में आ रहा है? बस क्या आपने किया है? प्राकृत संख्याओं में बस एक जीरो जोड़ दिया है। ओके, ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? पूर्ण संख्याओं का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रकार देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट या थर्ड प्रकार है आपका पूर्णांक संख्याएं। ओके, इसको इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डेफिनेशन या क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याओं को, यह क्या होता है देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है?
0 से लेके 1 2 3 से आगे बढ़ते जाइए कितना इन्फिनिटी तक। ओके, और क्या बोला है, और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को। अब समझिएगा कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, देखिए, जब कभी आप किसी भी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक या अनंत तक। ओके, किसी भी प्राकृत संख्या के आगे माइनस का साइन या निगेटिव साइन या आप बोल सकते हैं घटाव का साइन लगा देते हो, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक बन जाता है। ओके, या -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4, इसको कहाँ तक, माइनस अनंत या इन्फिनिटी तक बोल सकते हो। ठीक है, माइनस अनंत क्यों बोला, क्योंकि जैसे जैसे घटता जाएगा, मान लो आपका, और एक चीज इसमें कि -2 जो होता है वह -1 से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या बोला, जो आपका -1 है वह -2 से बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि 1 तो छोटा होता है 2 से, आप यही सोच रहे होगे कि आपका 2 बड़ा होता है 1 से। ओके, ये आप जो सोच रहे हो, यह आपका क्या है, आप पूर्ण संख्याओं के लिए, या आप इसको धनात्मक भी बोल सकते हैं। क्यों, देखिए, कोई भी संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या कोई भी संख्या लिखी हुई हो, 1 से लेके कितना, अगर आप इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या लिखते हैं, आप इसके सामने नहीं भी लिखो लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ प्लस साइन रहता है। क्या रहता है, प्लस का या जोड़ का साइन रहता है, वह क्या उसको धनात्मक बनाता है। ठीक है, धनात्मक का मतलब +1 +2, ठीक है, +3, यह कोमा है आपका, +4, ठीक है, यह कहा प्लस अनंत तक। समझ में आ रहा है, यह क्या हो गया, धनात्मक हो गया आपका। आप इसको क्या बोल सकते हो, धनात्मक। ओके, और यह ऋणात्मक का मतलब जिसके आगे माइनस लग जाए। अगर प्राकृत संख्याओं में आप हर एक संख्या के आगे माइनस लगा दो, वह क्या बन जाएगी, ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। और ऋणात्मक संख्या में ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सबसे छोटा रहता है, जहां जैसे यहाँ -1 है लिखा हुआ, एक सबसे छोटा होता है, लेकिन आपको ऋणात्मक में अगर रहे, माइनस साइन आगे लगा रहे, तो इसका मतलब होता है वह सबसे बड़ा होता है। -1 के बाद अगर आप लिख दो -9,999, ठीक है, इन इससे भी बड़ा -1 होता है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यह एक किस पे, आपको टेबल पे दिखाया जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं इंटीजर को शो करने के लिए रेखा एक, जिसमें आपके सबसे मध्य में 0 रहता है। आप 0 के दाईं ओर बढ़ोगे तो आपको संख्या बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, या प्लस अनंत तक, यहाँ आप +1 भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी लिखो तो आप प्लस लिखना जरूरी नहीं है, वह क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। यहाँ आप +2 लिखिए या 2 लिखिए, दोनों का बात समान हो है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप -1 लिखिए और 1 लिखिए, बात समान नहीं होता है। माइनस को या आपको घटाव का जो सिंबल या संकेत यूज करते हो ऋणात्मक बताने के लिए, उसको आपको उपयोग करना ही होगा। समझ में आ रहा है, और इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए, 0 से आप दाईं तरफ बढ़े तो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही 0 के आप बाईं साइड, बायां साइड कौन हो गया, ये हो गया आपका। ओके, अगर आप 0 के बाएं साइड बढ़ेंगे तो संख्या घटते जाती है। तो 0 से छोटा -1 होगा, उससे छोटा -2 होगा, इससे छोटा -3 होगा, इससे छोटा -4, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ, यहाँ माइनस इन्फिनिटी या अनंत तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस अनंत तक जाएगा। तो देखिए, 0 से छोटा क्या हुआ, -1, और -1 से छोटा क्या हुआ, -2। तो जैसे जैसे ऋणात्मक में या माइनस साइन लगा हुआ, जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएगा, उसका मान या वैल्यू उतना कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे आप दाईं ओर बढ़ रहे होते हो, तो क्या जैसे जैसे आपका वैल्यू या मान आपका बढ़ता है, वैसे वैसे उसका क्या, पोजीशन बढ़ते जाता है, वैल्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, क्या आपका 5 जो है 1 से बड़ा है,
यहाँ जो आपका 5 है वह क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ -5 जो होगा या -4 आपका 1 से छोटा होगा, ओके। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से बड़ा जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक सब धनात्मक होगा, और 0 से छोटा जो होगा जिसके आगे माइनस साइन लगा हुआ रहेगा वह क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ओके। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या आपका क्या हो गया ये, और ऋणात्मक संख्या क्या होगी, -1 -2 -3 -4, ओके, -5, आगे कहाँ तक, -इंफिनिटी तक जाएगा ये सारी संख्याएं क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, ठीक है। आप जीरो को ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं ना ही धनात्मक बोल सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ओके। जीरो ना ही ऋणात्मक है ना ही यह धनात्मक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये जो समूह बनाएगा वह क्या होगा, पूर्णांक कहलाएगा। समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम्पल यही हो गया, 0 से लेके इंफिनिटी तक, और क्या -1 से लेके -इंफिनिटी तक। इंफिनिटी बोलिए या अनंत बोलिए, बात बराबर है, ओके। इंफिनिटी इंग्लिश में कहते हैं अनंत को। समझ में आ रहा है। चलिए इसके नेक्स्ट प्रकार पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रकार हम लोग देखते हैं, चौथा प्रकार क्या है, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ओके। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है परिमेय संख्या, कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एंड q जो है यह एंड का सिंबल है, ठीक है, एंड का, या यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, ओके। p और q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, यही होता है पूर्णांक संख्या, अभी पढ़ा हमने, ओके। एवं Q नॉट इक्वल टू, यह नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू मतलब क्या होता है, बराबर, और जब आप इसको काट देते हो यह नॉट इक्वल टू बन जाता है, इसका मतलब नहीं बराबर, ठीक है। तो Q जो हो नहीं बराबर हो 0 के, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ओके। यहाँ देखिए p/q का मतलब क्या है, पहले समझिए। p/q जो लिखा हुआ है और इसमें क्या बोला गया है, q जो है वह नहीं इक्वल है किसके, 0 के। क्यों, क्योंकि बटे में जब 0 लिखेंगे तो आपको क्या बताया है मैंने, कि नीचे, बटे का मतलब क्या होता है, भाग, ओके। नीचे में अगर जो 0 आ गया इसका मतलब क्या है, वह वैल्यू इंफिनिटी या अमान्य या अनंत बोलेंगे आप, ओके। इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, समझ में आ रहा है। और वो सारी संख्याएं जिनको p/q, p और q क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं मतलब वो या तो पूर्ण संख्याएं होंगी या ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आपका, एग्जाम्पल में ले लीजिए 4/3, ठीक है। यहाँ देखिए 4 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, या आप लिख सकते हैं -4/3, ओके। यहाँ पे क्या है, -4 आपकी ऋणात्मक संख्या है और क्या 3 आपकी पूर्ण संख्या है, या आप बोल सकते हैं धनात्मक संख्या है, ओके। तो सारी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पिछली बार मैंने बताया है पिछले पेज पे कि 1 से लेके अनंत तक क्या हुआ आपका, धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 4/3 लिखिए, दोनों पूर्ण संख्याएं लिखिए, ठीक है, या आप एक ऋणात्मक एक पूर्ण लिख लीजिए। आपका p और q पूर्णांक होना चाहिए बस, ठीक है। उसको अगर बटे के फॉर्म में लिख रहे हो आप, ठीक है, जैसे आप मात्र 5 लिखते हो, ठीक है, तो 5 को आप क्या बोल सकते हो, 5/1 बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है। तो 5/1 भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे देखिए 5 भी आपका पूर्णांक है, ठीक है, और 1 भी पूर्णांक है आपका, तो यह p/q को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, या उस नियम को भी मान रहा है। और क्या, इसके q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए q क्या है आपका 1 है,
एक जीरो के बराबर तो नहीं है, तो यह क्या होगा, आपका सारा क्राइटेरिया या सारा नियम फुलफिल कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिसमें उनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और क्या है कि p और q पूर्णांक है जहां पे, एवं q नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है जीरो के, वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, एग्जाम्पल यहाँ हो गया। और एग्जाम्पल देखना है तो ये देखिए, एग्जाम्पल में लिख देता हूं। देखिए 100/4, ओके, माइनस 120/6, ठीक है, आपका 8 हो गया, आपका 12 हो गया, आपका 99 बटे कितना 5 हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप बटे में, ठीक है, लेकिन वह क्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, और नीचे में आपकी q नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, या q नहीं बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। ओके, अब चलिए दूसरा इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आपका फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है, या पांचवा प्रकार जो है, वह क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, रेशनल नंबर, उसी का उल्टा जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। ओके, यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर, वो क्या था, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहते हैं, वो संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, आपका क्या था, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या थी, जिसको आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या था, पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q था पूर्णांक था, और यहाँ भी p एंड q पूर्णांक है। समझ में आ रहा है, एवं q जो है यहाँ भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं, या आप बराबर नहीं हो, जैसे एक अगर जो आप हर में रखोगे तो यह जीरो के तो बराबर क्या है, नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, बराबर डाल के इसको काट देंगे। यह बराबर नहीं है या नॉट इक्वल टू का सिंबल हुआ। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला है, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अंडर रूट या वर्गमूल 17 का बटे 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए p क्या हो गया आपका, अंडर रूट या वर्गमूल किसका, 17 का, और q क्या है आपका, आपका 5 है। 5 जो है आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन जब आप √17 या आप वर्गमूल 17 बोलोगे, ओके, तो ये आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होती थी, आपकी सारी ऋणात्मक संख्याएं जिसके सामने निगेटिव लगा हुआ हो, ठीक है, और जीरो, और सारे धनात्मक, या आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं, सब क्या थी, आपकी पूर्णांक थी। यहाँ पे अंडर रूट 17, इसको अंडर रूट 17 बोलिए, या आप बोल सकते हैं क्या, वर्गमूल ऑफ या वर्गमूल 17 का। ठीक है, तो ये देखिए आपका परिमेय तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, आपका आपका वर्गमूल इसका नहीं निकलने वाला है। √17 या वर्गमूल ऑफ 17 आप क्या निकालोगे, यह कभी भी आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, यह दशमलव में या बहुत इसमें दशमलव में आपका क्या होगा, एक ही चीज बार बार रिपीट होने लगेगा, और कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे आपको क्या वर्गमूल 25 का निकालने बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप क्या निकालते थे, आप घात निकालते थे, 2 पे घात 2 रहता था तो क्या करते थे, 2 गुना 2 कर देते थे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे वर्गमूल जो निकालोगे, यह होता है, जैसे आप यहाँ पे 2 लिखा गया है, वर्गमूल 2 है। ठीक है, यहाँ पे किसका, 25 का निकालना है आपको वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को आप ऐसे लिखो कि यहाँ पे क्या हो जाए, कोई एक संख्या का, जैसे यहाँ पे 2 घन वर्गमूल है ना, 2 का वर्गमूल है, तो यहाँ अंदर ना
2 का घात आना चाहिए। जैसे 25 को क्या कर सकते हैं आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 5 गुना 5 को क्या कर सकते हो 5 पे घात 2 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी बाहर 2 है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो यह क्या हो जाएगा 5 पे घात 2/2 हो जाता है। जो भी संख्या यहाँ होती है वर्गमूल के बाहर, ठीक है, वो क्या होती है, इस पे जो घात होता है आपका उसके बटे हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 है तो बटे 2 हो गया, 3 रहता तो 2/3 हो जाता। ओके, अब देखिए 2 विभाजित होके कितना 1 बचेगा। अब 5 पे घात 1 का मतलब क्या 5 को एक बार लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा 5। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए 17 में 4 गुना 4 करोगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखा रहता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 लिखा रहता है, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। यह वर्गमूल हो गया। 4 गुना 4 16 हो जाता है। और इससे एक ज्यादा करेंगे तो 5 गुना 5 क्या हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है। तो 17 तो आपके वर्गमूल में आएगा ही नहीं किसी के। समझ में आ रहा है। 3 अगर 4 से कम लोगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाता है आपका 9 हो जाता है, ठीक है। 3 गुना 3 कितना 9 हो जाता है आपका। तो 9 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 25 आ गया, तो 17 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। समझ में आ रहा है। इसलिए यह क्या है आपका एक आपको पूर्ण संख्या नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे देखिए वर्गमूल 25 का निकाले तो क्या निकल गया 5 निकल गया। यह एक पूर्ण संख्या दे रहा है तो p का मान पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अगर रूट अंडर या वर्गमूल 25 का बटे 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 बोल सकते हैं आप इसको। तो यह क्या p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक दोनों संख्या क्या है पूर्णांक है आपकी, तो आपको क्या हो गया ये आपको परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर नहीं फॉलो करेगा तभी तो अपरिमेय कहलाएगा। तो रूट अंडर 17 बोल लीजिए या वर्गमूल ऑफ 17 बोल लीजिए, इसका कोई आपको एग्जैक्ट पूर्ण वैल्यू या पूर्ण संख्या में इसका मान नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो वर्गमूल 17 का जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका पूर्णांक नहीं होगा। समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 4 गुना 4 करते हैं 16 आ जाता है, 5 गुना 5 करते हैं 25 आ जाता है, तो इन दोनों के बीच है 17। तो ऐसी कोई आपको पूर्ण संख्या है ही नहीं जिसको 2 बार गुना करने के बाद आपको क्या मिले 17। इसलिए क्या ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं वर्गमूल ऑफ 2/6, 2 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 और 4 आपका आ गया क्या घात रखने पे, ठीक है। 1 गुना 1 किए तो 1 आ गया, 2 गुना 2 किए तो 4 आ गया, तो 2 तो कभी भी नहीं आएगा आपका। समझ में आ रहा है। इसलिए क्या हो गया आपका वर्गमूल 2 का क्या हो गया आपका पूर्णांक नहीं होगा। और अगर पूर्णांक नहीं हुआ p, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं p बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं q बोलते हैं। यहाँ देखिए q तो आपका हो रहा है लेकिन आपका p नहीं आ रहा है पूर्णांक, इसलिए यह क्या होगा p/q के फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए यह अपरिमेय होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 8/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, मैंने बताया है आपको। तो यह भी देखिए इसके क्राइटेरिया को फुल कर रहा है, p/q के फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि q क्या नहीं होना चाहिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0 रखने के बाद क्या हो रहा है आपका इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए यह परिमेय नहीं होगा। अब परिमेय नहीं हुआ तो क्या होगा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये होता है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या का उदाहरण, या आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए छठा पॉइंट है आपका, यह छठा प्रकार है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। वह क्या होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या हो गया जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका p और q क्या है पूर्णांक हो, और क्या हो q आपका 0 के बराबर नहीं हो। परिमेय संख्या यही था उसका डेफिनेशन, ठीक है। और अपरिमेय क्या हुआ जिसको p/q के फॉर्म में या रूप में नहीं लिखा जा सके, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोनों को अगर एक जगह लिख देंगे, एक क्या परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या,
तो दोनों संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √17, 2, 3, 5/3, √17/5, या आप √2/√3, ठीक है। इसको वर्गमूल भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। अगले सेक्शन में हम संख्याओं के अगले और प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।